हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हम अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन उन दोनों यूनिट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइजेस में से उठा के पूछे जाते हैं। तो अभी हम हमारी यूनिट 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ, क्या वैल्यूज दी हुई है चार्जेस की, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और सेकेंड चार्ज हमारा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, और इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इन दो चार्जेस के बीच में जो कि इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं इनके बीच में लगने वाली फोर्स निकालनी है। यानी कि हमें Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, बीच का गैप दिया हुआ है, और हमें पता है कि कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हो जो कि d डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या होती है, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो सारी चीजें पुट कर दो, फोर्स आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7, Q2 3 इंटू 10⁻⁻7, बीच का गैप कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हो, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा यूनिट का यूज करना होता है। तो सेंटीमीटर को जब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे यानी कि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, और इसको कैंसिल करोगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर और इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 इंटू 3 9, और ये इधर 9 कैंसिल हो जाएगा। ये 9 और इसका स्क्वायर 10⁻⁻2, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 7 और 7 10⁻⁻14 और 10⁻+9, तो यहां से क्या बचेगा हमारा 5, और 2 दिए 6, 10⁻⁻5, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस की पावर क्या आया, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। देखो ठीक है, तो ये था इन दो चार्जेस के बीच में जो 30 सेंटीमीटर के गैप पे रखे हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स। ओके, इजी सा था, कूलम्स लॉ लगाना था। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। यानी कि जो पहला चार्ज दिया हुआ है वो है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, और जो सेकंड स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम, और नेगेटिव चार्ज है, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। इन एयर इज 0.2 न्यूटन, और इनके बीच में लगने वाली फोर्स दी हुई है 0.2 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। ए पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, कि हमें इनके बीच में
डिस्टेंस बताना है। और सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि Q2 पे लगने वाली फोर्स बतानी है हमें, और Q2 पे कौन लगा रहा है, Q1 फोर्स। ठीक है, तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, निकाल लो। फोर्स दी हुई है और फोर्स हमें पता है किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बीच का गैप जो होता है उसका स्क्वायर। यहां से हमें K पता है कितना होता है, K 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 पता है, ये देगा हुआ 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 पता है कितना, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। डी हमें नहीं पता, डी हमें निकालना है, डी को एज इट इज रख लो। और फोर्स हमारी किसके बराबर है, 0.2 न्यूटन के बराबर है, यानी कि ये जो सारी चीज है ये किसके बराबर आनी चाहिए, 0.2 के बराबर। इन सब को सोल्व करो, डी आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव साइन हम हटा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से हमारी जो फोर्स आ रही है वो क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है, अट्रैक्शन, क्योंकि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर फोर्स नेगेटिव आ रही है यानी कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर फोर्स पॉजिटिव आती है तो वो रिपल्सिव फोर्स है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ नेचर ऑफ द फोर्स बता रहा है, बाकी इसका कोई रोल है नहीं। तो इसको सोल्व करके हम इजीली हमारा डी स्क्वायर निकाल सकते हैं। निकालें, फिर निकालना ही पड़ेगा, वही लॉजिक है। 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ क्या बन जाएगा, 10⁻⁻12, और 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁻12 क्या बचेगा, 10⁻⁻3। 9 इंटू 10⁻⁻3, 0.4, इसको 4/10 लिख लेता हूँ, 0.8 इसको 8/10 लिख लेता हूँ, 0.2 इधर आ रहा है, इसको 2/10 लिखूंगा, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये हमारा किसके बराबर है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को मैं उस साइड ले गया, 0.2 को नीचे ले आया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक 10 से तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 10 ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, ये हम कैंसिल कर लेते हैं। क्या बना, 8 दूनी 16 और 16 नी में 144, 144 इंटू 10⁻⁻4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो हमारा किसके बराबर आएगा, 144 का अंडर रूट क्या आएगा, 12। 10⁻⁻4 का अगर स्क्वायर रूट है तो ये क्या बचेगा, 10⁻⁻2। और डी डिस्टेंस होता है, तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो यूनिट आएगी वो मीटर, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में हमारा इतना डिस्टेंस है। ओके, और अब हमें बताने कि Q2 पे कितनी फोर्स लग रही होगी। ये Q1 है बच्चों, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका मतलब है कि Q2 Q1 पे इतनी फोर्स लगा रहा है, और दोनों अपोजिट चार्जेस है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। तो जितनी फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, ओह ये फोर्स नहीं है, ये तो डिस्टेंस है बच्चों, फोर्स तो ये है। ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, इसका मतलब है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो वो इतनी लगा रहा है, अगर Q2 का पूछे Q1 पे कितनी फोर्स लगा रहा है तो वो भी इतनी लगा रहा है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है। तो ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे थर्ड इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इन्होंने एक रेशो दिया हुआ है K² डिवाइडेड बाय G/M/E/MP। K क्या होता है, कूलम्स फोर्स कांस्टेंट हो गया, E
चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, np मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक, ये रेशो दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये जो रेशो है डायमेंशनलेस है और हमें इस रेशो की वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी बता देता हूं। पहले तो डायमेंशनलेस कैसे प्रूव करोगे, हमें इसकी भी डायमेंशन निकालनी होगी, इसकी भी सबकी डायमेंशन निकालनी होगी, तभी तो हम डायमेंशनलेस प्रूव कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो अब ये चीज कहां से आई, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू के, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हम फोर्स देखो तो के ई इंटू ई यानी कि ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच में अगर गैप आर है तो आर स्क्वायर, ये फोर्स बनती है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जिनके बीच में गैप आर है। ओके, यहां से के ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का L1t-2, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l और स्क्वायर है तो पावर 2। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना हमारा इन दोनों को मिला के। ठीक है, यानी कि के स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही ये जो चीज है ये कहां से आएगी, 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होती है किसी भी दो बॉडीज के बीच में जिनका मास ये दे रखा हो और ये दोनों बॉडीज r डिस्टेंस दूर हो, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या होती है, ये, है ना। तो यहां से अगर हमें ये रेशो चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, अगेन F इंटू आर स्क्वायर, और F का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, आर स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है। तो दोनों जगह हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, L3t-2 m1 L3t-2। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो l की पावर 2 l की पावर 1 क्या बन जाएगा, l की पावर 3, सेम है ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा जो रेशो है ये डायमेंशनलेस है, कोई भी डायमेंशन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। और बात रही इसकी वैल्यू काउंट करने की, तो वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ई हमारा क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी की वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास होता है, -11 होती है बच्चों। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻31 केजी, सॉरी ये 9.1 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ओके, ये वैल्यूज पुट करके आप लोग इसकी जो रेशो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि कैलकुलेटर का यूज होएगा और मेरा कैलकुलेटर अभी वीडियो बना रहा है। हाँ, ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वैल्यूज आप लोग खुद पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, मेरे को तो होते नहीं है, आप लोग कर लेना याद। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं। ये पूछ रहे कि मतलब बताओ हमें, किसका मतलब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है कि जब भी एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाता है, तो यानी कि ये एक बॉडी है हमारे पास, एक ये बॉडी है, जब यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा तो वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा।
कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा रहा है, ओके। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में चार्ज ट्रांसफर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो इंटीग्रल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इंटीग्रल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे प्रॉपर नंबर होंगे, ठीक है। कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या फिर 3.75 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, तो ये जो फ्रैक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चाहे एक जाए दो जाए, ठीक। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कि चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ट्रांसफर होगा, ओके। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic यानी कि लार्ज स्केल चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक छोटी क्वांटिटी है, लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करें, यानी कि हम जो है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, यानी कि हम सीधा एक दूसरे को देख सकते हैं सीधी आंखों से, ठीक। माइक्रोस्कोपिक वो होती है जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, हम नॉर्मल आंखों से उन्हें नहीं देख पाते। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात कर रहे होते हैं तो हम ये चीज भूल सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? इसको एक एग्जांपल से समझो बच्चों। मान लो आप किसी दुकान से नमक लेके आ रहे हो, ठीक है। 1 किलो टाटा नमक लेके आए, तो यहां पे आप मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में डील कर रहे हो, यानी कि आप 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो ऐसे चीज को लेके आ रहे हो। आप उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट नहीं कर रहे। हम ये नहीं देखते कि हमें 1000 दाने दे दो नमक के, ठीक है। नमक के क्यूब्स होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, कभी ध्यान से देखना। तो हम कभी भी इसकी टर्म्स में बात नहीं करते कि हमें तो 1000 क्यूब्स चाहिए सॉल्ट के, ठीक। हम क्या करते हैं, हमें 1 किलो नमक चाहिए, ओके। 1 किलो में दाने चाहे कितने भी आए हमें उससे मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सॉल्ट का एक क्यूब है, और मैक्रोस्कोपिक बॉडी जो है वो पूरी क्वांटिटी, यानी कि 1 किलो 2 किलो ऐसे टर्म्स में। तो यहाँ पे हम जैसे हम जब बड़ी चीज की बात कर रहे हो जैसे 1 किलो 2 किलो, तो उसमें हम ये इग्नोर कर सकते हैं कि इसमें हमें कितने क्यूब्स मिल रहे हैं सॉल्ट के, ठीक है। ऐसे जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी की बात करें तो हम उसमें ये इग्नोर कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुए, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। मैक्रोस्कोपिक बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होता है, जैसे कि ये एक बॉडी होगी, एक ये बॉडी है, जब यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो क्यू की टर्म्स में होता है, ठीक है। 1 कूलम 2 कूलम ऐसे चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। मिलियंस ट्रिलियंस ऐसे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक ही बार में, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज जा रहा है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां जा रहे हैं, तो उसमें हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज फिर भी क्वांटाइज होता है, हम उसको सिर्फ इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे चाहे वो मान लो कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। वो भी इंटीग्रल नंबर में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बीच में इलेक्ट्रॉन हाफ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर नंबर में। लेकिन हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां ट्रांसफर हुए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं देखते मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में, हम सिर्फ चार्ज की बात करते हैं कि 1 कूलम चार्ज गया या 2 कूलम चार्ज गया, ठीक है। जैसे कि हम दुकान से जब नमक लेके आते हैं तो हम सीधा ये बात करते हैं कि 1 किलो नमक लेके आए या 2 किलो नमक लेके आए। हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्ट के क्यूब्स मिल रहे हैं, ठीक है। वो नंबर हम काउंट नहीं करते, हमें सिर्फ बड़ी क्वांटिटी चाहिए। ऐसे ही जब हम
मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो हमें ये जो चार्ज है, जो मतलब बिगर पिक्चर है 1 कूलम 2 कूलम, हम सिर्फ इनकी बात करते हैं। अब 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए वो हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअली पूछ सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर में, ठीक। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, when a glass rod is rubbed with a silk cloth charges appear on both। ठीक है भाई, एक कपड़ा लिया हमने, सिल्क का कपड़ा है, एक ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो चार्जेस अपीयर होंगे। ओके, ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन many other pairs of bodies are rubbed together। जैसे सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड लिया हमने, ऐसे हम और भी पेयर बना सकते हैं जिसमें प्लास्टिक रोड हो हमारे पास, और यहाँ पे हम ये फर वाला कपड़ा ले लिया, ठीक है। इनको जब रब करेंगे तब भी चार्जेस अपीयर होंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है, कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे कि अभी ये दूर दूर है तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे भी चार्ज 0। जब मैंने इन दोनों को रब किया तो मैं मान लेता हूं कि इस पे चार्ज आया 1 कूलम, तो इस पे चार्ज आएगा -1 कूलम, ठीक है। यानी कि चार्ज क्रिएट हो गए। तो चार्ज अगर क्रिएट हुए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि नेट चार्ज कंजर्व होता है। तो यहाँ पे अगर नेट चार्ज देखोगे तो शुरुआत में नेट चार्ज क्या था, 0 + 0 0। लेकिन अब रब करने के बाद में जब इन पे चार्जेस क्रिएट हो गए तो नेट चार्ज कितना बना, 1 कूलम प्लस -1 कूलम। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो नेट क्या आएगा, 0 कूलम। तो अभी भी नेट चार्ज हमारा क्या है, 0। पहले भी नेट चार्ज क्या था, 0। तो चार्ज तो कंजर्व्ड ही है, बस यही बताना था। क्योंकि ऐसे केसेस में जब भी चार्ज डेवलप होगा, कैसे होगा, जब हम इनको रब करेंगे तो फ्रिक्शन से चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ठीक है, या फिर यहां से वहां इलेक्ट्रॉन चले जाए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा तो यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हुआ उतना अमाउंट ऑफ नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे 10 पॉजिटिव आ रहे हैं तो यहाँ पे 10 नेगेटिव भी आ रहे होंगे, तो जितना चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ उतना यहाँ हुआ, नेट चार्ज दोनों अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। ओके, तो चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, वही हमें बताना था। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।